आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है आभा श्रीवास्तव जी द्वारा लिखित कहानी उसके हिस्से का सुख। दादा का पत्र पढ़कर मैं सन्न सी खड़ी रह गई। इस उम्र में यह क्या किया भाभी ने? जिस समय दादा और अम्मा को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वे उन्हें इतनी बड़ी चोट दे गईं। क्या शोभना भाभी बाबूजी के मरने का इंतज़ार कर रही थीं, या फिर रति की नौकरी लगने का? सबसे अधिक भय तो ससुराल में नाक कटाई का था। सारा आगा पीछा सोचते मैं पसीने से नहा गई। घड़ी के स्वर ने 5 बजने की सूचना दी। उनके आने का समय हो चुका था और मैं घंटे भर से चिट्ठी की दुनिया में ही गोते खा रही थी। रसोई में जाकर जल्दी जल्दी नाश्ते की तैयारी करते समय भी हाथ कांप ही रहे थे। दरवाजे पर घंटी का स्वर सुनते ही मैं चौंक उठी। पीड़ा दबाते हुए दरवाज़ा खोला तो चिर परिचित मुस्कुराहट के साथ पतिदेव खड़े थे। ब्रीफ केस और सब्जी का थैला देते हुए इन्होंने मेरा मूड भांप लिया था। क्या बात है, इतनी उदास क्यों हो? इनका स्नेह भरा स्वर सुनकर मैं शायद बिलख ही पड़ती, लेकिन स्वयं को जब्त किए रही। कुछ नहीं, हाथ जल गया। अरे, बर्फ लगाई, बरनॉल लगाया? ये फौरन फर्स्ट एड में जुट गए, जबकि हाथ के घाव से ज़्यादा मन के घाव दुख रहे थे। बरनॉल की ठंडक और उनके हाथों का स्पर्श पाकर मैं फपक पड़ी तो ये अनायास ही घबरा उठे। अरे अरे, क्या हुआ सविता, क्या हुआ? मैंने आंसू पोंछकर चुपचाप पत्र उनके आगे रख दिया। पत्र पढ़कर इनके चेहरे पर संतोष और कुछ कुछ छुटकारे जैसा भाव आया। इसमें इतना दुखी होने जैसी कौन सी बात है सविता? शोभना भाभी ने जो किया बिल्कुल सही किया। सही समय में वह उस नरक को छोड़ गईं, वरना दादा और अम्मा उन्हें भी छोटी चाची की तरह ही पागल करार दे देते। लेकिन अभी अभी तो रति की नौकरी लगी है। बाबूजी को गुजरे अभी दिन ही कितने बीते हैं। अम्मा और दादा तो इस सदमे से अभी उबर भी नहीं पाए हैं। ऐसे में शोभना भाभी का घर छोड़कर रति के साथ रहने चले जाना और कभी पलट कर ना आने की कसम खा लेना झटके जैसा नहीं है। नहीं, भाभी ने जो किया बिल्कुल सही किया। ये छोटी मोटी नौकरी करती थी, इसलिए अपना आत्मबल बचाए रहीं। सविता, तुम मायके के मोह में बंधी थी, इसलिए भाभी का दर्द नहीं देख सकी। रति ने तिल तिल कर माँ को मरते हुए घुटते हुए देखा। इसीलिए नौकरी लगने पर पहली तनख्वाह माँ के हाथ में रखने के बजाय वह माँ को ही नरक से निकाल ले गई। तुम क्या सोचती हो कि यह फैसला शोभना भाभी के अकेले का है? रति अब अपने पैरों पर खड़ी है। इस फैसले में उसकी अहम भागीदारी है। सच कहूँ तो मुझे भी गर्व है शोभना भाभी और रीति पर। उन्होंने अत्याचार का विरोध तो किया। मायके का पर्दा उठता देख मैं खिसिया गई थी। पर अम्मा और दादा का सोचा है? इस उम्र में दादा क्या अम्मा को अकेले संभाल पाएंगे? ये तो अम्मा और दादा को तब सोचना चाहिए था जब शोभना भाभी बरसों पहले ब्याह कर आई थी, कहते हुए उठ खड़े हुए थे। ये मेरे मायके जाकर कभी कुछ कहते नहीं थे। मैं समझती थी मायके की कलई ढकी हुई है। मुझे नहीं पता था कि ये इतना कुछ महसूस कर सकते हैं। बाबूजी को कैंसर था। शोभना भाभी ने जी जान से उनकी सेवा की। अम्मा तो जब तब घुटनों के दर्द का रोना रोती रहती थी। अंतिम समय में तो अम्मा ने बाबूजी के कमरे में जाना ही छोड़ दिया था। लेकिन वही अम्मा अब कमर की हड्डी टूटने के कारण बिस्तर पर पड़ी हैं और दादा ही उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं। मुझे उस क्षण भाभी पर बेहद क्रोध आया। कैसी औरत है भाभी! इस उम्र में जब पति को पत्नी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वे बेटी के साथ रहने चली गईं। मन न जाने क्यों विरक्त सा हो गया। अम्मा ने तो शुरू से ही शासन किया था। ब्याह कर आई तो दादी बीमार थी। जैसा अम्मा बताती थीं, कुल 6 माह ही जीवित रही थीं। दादी उनके ब्याह के बाद और दादी के मरने के बाद तो पूरी गृहस्थी की बागडोर अम्मा के हाथ में थी। वैसे तो बाद में चाचा का परिवार भी बसा, किंतु चाची थी बेहद शांत गऊ स्वभाव की। अम्मा ने अपनी तिकड़मी दिमाग से ऐसा ताना बाना बुना कि चाचा और बाबूजी दोनों उनकी मुट्ठी में थे। चाची के 3 बेटे थे। अम्मा और चाची की रसोई बहुत सालों तक एक में ही बनती रही। एक दिन पता नहीं कैसे सीधी सादी चाची में विद्रोह जाग पड़ा और उन्होंने अम्मा की रसोई से अपना चूल्हा अलग कर लिया। बस यहीं से शुरुआत हुई उनकी यातना की यात्रा।
चाचा तो आरंभ से ही अम्मा को सही मानते थे। पत्नी को मात्र उन्होंने भोग्या ही माना। अलग होने के बाद भी वे चाची को ही दोषी ठहराते रहे। कभी भी अपनी तनख्वाह चाची के हाथ में नहीं रखी। अम्मा के लिए गृहस्थी जुटाना, राशन लाना, साड़ियाँ लाना सब चाचा ही करते और चाची चुपचाप घुट घुट कर अपनी उपेक्षा सहती रहती। कभी अम्मा या चाचा की मेहरबानी होती तो थोड़ा बहुत राशन चाची की रसोई में सप्लाई हो जाता, जिसे चाची के कंजूस के धन की तरह वह इस्तेमाल करती। मैं 13-14 बरस की थी जब कुछ कुछ समझने लगी थी। चाची का चूल्हा अक्सर ठंडा रहता। चाचा और बच्चों का खाना पीना हमारी रसोई में होता। स्वाभिमानिनी चाची भूखी रह जाती, किंतु अम्मा के दबंग शासन में लौटना उन्हें गवारा न था। एक दिन अम्मा की रसोई से खाना चुरा कर ले गई थी मैं चाची के लिए, लेकिन यह सिलसिला अधिक दिन तक नहीं चल सका। अम्मा ने 17 बरस की उम्र में ही मुझे ब्याह दिया। नई गृहस्थी और ससुराल की जिम्मेदारियों के बीच चाची का ध्यान ही नहीं आया कि एक दिन खबर मिली कि चाची पागल हो गई हैं। तब मेरा बड़ा बेटा होने वाला था। चाची को देखने नहीं जा पाई। पूरे 1 वर्ष बाद मायके पहुंच पाई थी। पागल चाची को अम्मा दामाद से कैसे मिलवाती। मैं ही पिछवाड़े की कोठरी में चाची से मिलने गई। कोठरी क्या थी, 4 बांस खड़े करके एक तिरपाल तान दिया था। उसी के नीचे फटे कपड़ों में सिकुड़ी सिमटी चाची बैठी थी, जर्जर, कमज़ोर, असहाय। इतनी ठंड में भी फटा ब्लाउज और पेटीकोट पहने। उफ, कैसी बदबू फैली थी चारों तरफ। एक और तसला पड़ा था, उसी में चाची को जानवरों की तरह खाना दिया जाता था। चाची की शून्य आंखों में पहचान का कोई चिन्ह न था। अम्मा से पहली बार नफरत हुई थी मुझे। उल्टे पैरों लौटकर अम्मा को किनारे ले जा खूब आड़े हाथों लिया था मैंने। तब बड़े व्यंग से मुस्कुराई थी अम्मा। इतना ही दर्द है ना सभी, तो ले जा चाची को अपने साथ। रोका किसने है? देखूं तो कितना करती और कब तक रखती है। मैं अम्मा को सुना तो गई थी, किंतु क्या चाची की साफ सफाई करने या अपने हाथ साथ ले जाने की हिम्मत कर सकती थी? अम्मा से रिश्ता तोड़ देने का मन हुआ। नहीं, इतनी निर्दयी औरत मेरी माँ नहीं हो सकती। किंतु ससुराल में वोट रखने के लिए मायके का आंचल ज़रूरी होता है। मायके में माँ, बाबूजी, दादा, चचेरे भाई सभी तो थे। एक तरफ भरा पूरा मायका, दूसरी तरफ पागल चाची। मैंने लोक लाज के लिए मायका ही चुना। पूरे रास्ते मेरे आंसू ही बहते रहे। मायके के लिए नहीं, चाची के लिए। ये समझ रहे थे मायके की याद मुझे रुला रही है। फिर एक दिन चाचा नहीं रहे। मैंने सोचा कि अच्छा होता यदि चाची मर जाती, मुक्ति तो मिलती उन्हें। चाचा की 13वीं पर पंडितों और बिरादरी को धूमधाम से जिमाया गया, किंतु चाची भूखी ही रह गईं। चाची के बेटे भी स्वार्थी निकले, मात्र चाचा की पेंशन के लिए, जैसे चाची जीवित थी। पहली तारीख को चाची का अंगूठा लगवा कर चाचा की पेंशन ले ली जाती और उस पेंशन की एक दमड़ी भी चाची पर खर्च नहीं होती। चाची जीवित थी, एक राह चलते कुत्ते की तरह। नई बहुएं उन पर हंसती थीं। नहीं हंसी तो बस शोभना भाभी। शोभना भाभी मेरी शादी के 5 बरस बाद ब्याह कर आई थी। मेरी ही हम उम्र थी। शायद आते ही वे जान गई थीं कि अम्मा के दबंग व्यक्तित्व के आगे उनका चलना तो क्या, सिर उठाकर खड़ा होना भी कठिन है। वे साधारण पढ़ी लिखी थीं। मैं जब भी मायके जाती, भाभी को बाहर से आया हुआ पाती या बाहर जाते हुए। रसोई तो हमेशा की तरह अम्मा ही संभालती। पता नहीं कौन सी मजबूरी थी कि भाभी को छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ती थी। अम्मा के शब्दों में कहूँ तो शोभना भाभी को मेम साहब बनने का शौक चल रहा था। अपनी सुखी गृहस्थी के रस रंग और छोटी छोटी समस्याओं में डूबी मैं जब भी मायके जाती तो अम्मा से ही बतियाती। शोभना भाभी चुप ही रहती। अपने और दादा के ब्याह के इतने बरस बाद भी मेरी शोभना भाभी से एक निश्चित दूरी बनी ही रही। हाँ, रति के होने के बाद घर की रौनक अवश्य बढ़ गई। शोभना भाभी से मेरा कोई जुड़ाव नहीं हो पाया, लेकिन उनके आने से चाची की स्थिति में अवश्य सुधार हो गया था। अब चाची साफ सुथरी, शांत नजर आती। टिकुली, सिंदूर, चूड़ियाँ, जो अब तक एक सपना था उनके लिए, लेकिन अब वे साफ सुथरी धोती पहने रहती। उनका कोना भी भाभी स्वयं साफ करती।
मुझे आश्चर्य होता कि अम्मा की रसोई में बेहद कम जाने वाली भाभी चाची का इतना ध्यान कैसे रख लेती हैं। शायद इसे ही इंसानियत कहते हैं। इस एक गुण के लिए मैं शोभना भाभी के 100 दोष माफ़ कर सकती थी। अम्मा अवश्य भुनभुन करती रहती, जो कि उनका स्वभाव था। किसी भी सास को अपनी बहू के गुण ज़रा कम ही दिखते हैं। दादा मुझसे बेहद स्नेह करते थे, लेकिन उनके उजड़ स्वभाव से मैं पहले से ही अच्छी तरह परिचित थी। फिर एक दिन चाची को भी मुक्ति मिली और वे परलोक से धारी। अम्मा के घुटनों का दर्द बढ़ता गया। बाबूजी को गले का कैंसर हो गया। चाची और हमारे घर बंट गए। कई बरस बीत गए। धीरे धीरे मेरा मायके जाना भी लंबे अंतराल पर होने लगा। कुछ बच्चों की पढ़ाई के कारण, कुछ गृहस्थी की व्यस्तताओं के कारण और कुछ दूरी के कारण मैं काफ़ी दिनों तक अम्मा के पास नहीं जा सकी। बाबूजी की कैंसर की खबर सुनकर मैं बेहद घबरा गई थी। उनकी अच्छी खासी पेंशन और बचत ही तो मेरे मायके का आर्थिक संबल थी। बाकी दादा तो जितना कमाते उतना फूंक डालते थे। रति इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। उसका खर्चा भी बाबूजी के जिम्मे था, लेकिन बाबूजी शायद रति की पढ़ाई पूरी होने तक ही जीवित थे। उधर रति की नौकरी लगी और बाबूजी अस्पताल में भर्ती हो गए। वे मात्र 2 ही दिन भर्ती रहे नर्सिंग होम में। इससे पहले कि मैं उन तक पहुंचती, वे दुनिया छोड़ गए। रति की दिल्ली में मल्टीनेशनल कंपनी में बेहद अच्छी नौकरी लग गई थी। बाबूजी की मृत्यु के हफ्ते भर बाद ही ज्वाइन कर लिया था उसने। अपने मायके के उस रीते कोने की मैं सदा आड़ करती आई थी। सोचती थी पतिदेव को कुछ भी पता नहीं चलता होगा। मायके की सारी बातें पति से कही भी तो नहीं जाती। लेकिन यह भ्रम भी आज टूट गया जब उनके मुंह से अपने मायके की इतनी स्पष्ट स्थिति का वर्णन सुन लिया। फिर भी मैं नतमस्तक थी। कितनी लंबी वैवाहिक यात्रा में इन्होंने कभी भी मुझे मेरे मायके को लेकर कोई ताना नहीं दिया, न ही घर वालों से इस संबंध में कोई चर्चा की थी। उस रात मुझे बेहद उदास देखकर इन्होंने ही प्रस्ताव रखा, सवी, क्या अम्मा के पास जाने का मन है? लेकिन चाहते हुए भी मैंने इनकार कर दिया। मैं शोभना भाभी के पास जाना चाहती हूँ। जब मैंने भरे गले से कहा तो ये मेरा मुंह देखते रह गए। मैंने कभी इनसे नहीं कहा था कि अम्मा से तो मेरा जुड़ाव उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मैं चाची की दुर्गति समझने लायक हुई थी। लेकिन एक दुनियादारी भी थी जिसे नहीं निभाती तो किस किस का मुंह बंद करती। अब न सास रही न ससुराल। बच्चों की शादियां निपट चुकी, अब किसके लिए वोट करनी है? इन्होंने बिना कुछ पूछे मेरा दिल्ली का रिजर्वेशन करा दिया। साथ चलने के लिए मैंने ही मना कर दिया। स्टेशन पर रति और भाभी बेहद प्यार से गले लगी। हालांकि उनके लिए मेरा आना बिल्कुल अनपेक्षित था। घर पहुंचते ही भाभी मेरी आवभगत में बिछ सी गईं, लेकिन मेरा मन उचटा ही रहा। उनकी खुशी, उनका उत्साह सब एक छलावा, एक नाटक लग रहा था। आपने सोचा तो ना होगा भाभी कि आपकी नई गृहस्थी में मैं इस तरह धमकूंगी? मैं तनिक भाव से बोल पड़ी। नहीं सविता दीदी, अपने मायके के लिए सोचना या पूछना नहीं पड़ता। आपके आने से मुझे कितनी खुशी हुई आप सोच भी नहीं सकती। कम से कम आपने तो मुझे अपना समझा। मैं तो तभी पराई हो गई थी भाभी जब अम्मा ने बरसों पहले मुझे ब्याह दिया था। मायके की बातों में दखल देने का मुझे कोई हक नहीं, लेकिन इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले आपने क्या एक बार भी सोचा कि इस उम्र और इस हाल में दादा और अम्मा अकेले कैसे रहेंगे? ऊपर से बाबूजी के न रहने का पहाड़ सा दुख अभी तो ताज़ा ही है। मैं अभी तक भाभी से रुष्ट ही थी। 24 बरस सोचते ही तो काटे हैं दीदी। आपके उस घर में काम ही क्या था मुझे, सिवाय सोचने के। इसी सोच के सहारे जीवित रह पाई हूँ अब तक। दूसरों के बारे में बहुत सोच लिया दीदी, अब बस अपने बारे में सोचना चाहती हूँ। मैंने चौंक कर देखा। शोभना भाभी के चेहरे पर दुख की परछाइयाँ थीं। आप कह रही थी ना कि दादा और अम्मा इस उम्र में मेरे बिना कैसे रह सकेंगे? तो सविता दीदी, आपके दादा को न तब मेरी ज़रूरत थी जब मैं ब्याह कर आई थी और न आज है। रही अम्मा की बात, तो उन्हें अपने साम्राज्य में किसी का दखल पसंद नहीं है। इतने वर्ष उस घर में स्वाहा कर देने के बाद भी आज न मेरा पति है, न घर, न गृहस्थी।
ऐसा क्यों कह रही हैं भाभी? ऐसा होता तो क्या दादा मुझसे कहते कि शोभना चली गई है? दीदी, अब अम्मा की जैसी गृहस्थी न मैं कभी कर पाई न कर पाऊंगी, और सच कहूँ तो करना भी नहीं चाहती। मैं आपकी अम्मा जैसी सुघड़ नहीं थी, लेकिन इतनी फूहड़ भी नहीं थी कि मुझसे 4 लोगों की रसोई भी ना बन सके। लेकिन काम करते समय अम्मा की घूरती निगाहों से डर कर कभी सब्जी जल जाती तो कभी आटा गीला हो जाता, कभी तेल छलक जाता तो कभी चीनी बिखर जाती। बस दीदी, अम्मा को तो बहाना चाहिए था मुझे फूहड़ साबित करने का। कोई लड़की माँ के पेट से गृहस्थी सीख कर नहीं आती है। अम्मा को घर गृहस्थी चलाने का बरसों का अनुभव था। मेरी तो शुरुआत थी, करते करते ही सीखती ना। बाबूजी और आपके दादा के सामने रोज़ नया नाटक रचती अम्मा कि आज बहू ने दाल जला दी, आज सब्जी में नमक अधिक कर दिया। यह सिलसिला आज तक चल रहा है दीदी, कभी ख़त्म नहीं हुआ। अपना दुख किससे कहती? बाबूजी मिट्टी के माधो थे और आपके दादा थे पूरे श्रवण कुमार। मैं अम्मा की असलियत खूब जानती थी, लेकिन भाभी के मुंह से यह सब सुनना मुझे कहीं न कहीं कचोट रहा था। भाभी मानो आज अपना सारा दर्द उड़ेल देना चाहती थीं। रति के जन्म के बाद आपके दादा ने कमरा तक अलग कर लिया था दीदी कि मैंने बेटा क्यों नहीं पैदा किया। पहली जचकी में मुझे क्या अनुभव था? कुछ भी नहीं। अम्मा पास भी नहीं फटकी। क्या नवजात बच्चे के साथ बहू अकेले सोती है? मायके क्या जाती? वहाँ मेरे मध्यम वर्गीय वकील पिता के घर मेरी 2 बहनें पहले से अनब्याही बैठी थीं। जाकर उन पर बोझ क्या बढ़ाती? लेकिन यहाँ रहना मेरे लिए भारी पड़ गया। रति पेट में थी तब भी आपकी अम्मा ने भूखे पेट तक रखा है मुझे। विश्वास करेंगी आप? बड़ी लंबी कहानी है दीदी। नन्ही रति को गोद तक नहीं लिया उसकी दादी ने। अनाड़ी हाथों से मैं ही जैसे तैसे सब करती रही। मेरी अधिक देखभाल तो क्या होती, बस 2 वक्त का खाना मिल जाता था, यही बहुत था। 2 रोटी से तीसरी अगर ले लेती तो अम्मा टोक देती, भूख ज़्यादा लगी है क्या? कौर गले में ही अटक जाता। लड़कियां मायके में पेट रख कर नहीं आती हैं दीदी। भाभी, कभी मुझसे कहा होता, मैं ही कुछ कहती अम्मा से, उन्हें समझाती। क्या दादा और बाबूजी भी अम्मा की अति नहीं देख सके? दीदी, ननद भाभी का रिश्ता तो वैसे भी सुखदायी नहीं रहता, फिर आपसे क्या कहती। रही बात बाबूजी की और आपके दादा की, तो उनका रिमोट कंट्रोल तो अम्मा के हाथ में था। आपके दादा को जब पीने की तलब लगती तो मेरे लाख विरोध के बावजूद अम्मा चट उनके हाथ में पैसा धर देती। यही कमज़ोर नस थी आपके दादा की, जिसके रहते हुए अम्मा के गुलाम बने रहे। आपके दादा और अम्मा ने मेरे रूप पर मुग्ध होकर शादी तो कर ली थी, लेकिन समय समय पर दहेज की चौथ भेजना मेरे पापा के बस में न था। ताने सुना सुना कर अम्मा ने कलेजा छलनी कर दिया मेरा। मैं यहाँ वहाँ भटकते हुए छोटी मोटी नौकरी करती रही, ताकि अपनी और रति की ज़रूरी आवश्यकताएं पूरी कर सकूं। ज़्यादा पढ़ी लिखी या ट्रेंड तो थी नहीं। आपके दादा की कमाई का 1 पैसा भी आज तक मेरे हाथ में नहीं आया। उसकी असली हकदार तो आपकी अम्मा ही रहीं। भाभी का गला भर आया था। बहुत सी बातें हैं दीदी, कहने में शर्म आती है। घर में दूध आता, मेवा आता, फल आते, लेकिन उन्हें छूने का हक मुझे न था, हिम्मत भी नहीं थी। इतने बरसों में शायद ही किसी दिन भर पेट खाना खाया हो मैंने। अम्मा पता नहीं किस चिढ़ के मारे मुझसे बात करना बंद कर दी तो महीनों न बोलती। फिर किसकी मजाल जो मुझसे बोल बात कर ले। मैं हमेशा सहमी सी रहती कि पता नहीं किस बात पर अम्मा नाराज़ हैं। उनका ये रवैया आज तक मुझे आतंकित किए रहता है। आपके दादा को नशे से ही फुर्सत न थी। पता नहीं आप जानती हैं नहीं, अब तो यह लत ड्रग के इंजेक्शन लेने तक पहुंच चुकी है। उनकी नशे की आदत सुधर सकती थी अगर अम्मा इतना बढ़ावा न देती, लेकिन वे ऐसा क्यों करती? अगर बेटा सुधर जाता तो शायद उसकी अपनी गृहस्थी बस जाती, लेकिन तब अम्मा के शासन की बागडोर उनके हाथ से छूट जाती। भला जीते जी अम्मा ऐसा कैसे होने देती? छोटी चाची की गत देखी थी ना आपने? उन्हें अक्सर अकेले में बड़बड़ाते सुनती थी। उन्हें उस स्थिति में पहुंचाने की सीधी जिम्मेदार भी अम्मा ही हैं। अपनी तारीफ करना कोई उनसे सीखे। सामने वाले को फूहड़ कैसे साबित किया जाता है, ये गुर वे खूब जानती हैं। छोटी चाची अम्मा का शासन झेल नहीं पाई। सबसे बड़ी बात थी, अम्मा ने उनके बेटे हथिया लिए थे। काम करती छोटी चाची, वाह वाही लूटती अम्मा।
इच्छाओं को मारते मारते छोटी चाची पागल हो गईं। पता नहीं कौन से अच्छे कर्म थे दीदी कि मैं इस नर्क से सही सलामत बाहर निकल आई। आवेश और दुख के आधिक्य से भाभी का चेहरा तमतमा गया था। रति के होने पर कितने लांछन सुने हैं मैंने कि बेटी जनी है, लेकिन मेरी रति 100 बेटों से भली है। आज उसी के सहारे इतना बड़ा निर्णय ले पाई हूँ। चाची के तो तीनों बेटे ही पराये निकले। कितना गुबार था भाभी के मन में, जो आंखों के रास्ते निरंतर बह रहा था। लेकिन भाभी कुछ तो सोचो, ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ तो हर घर में होती ही रहती हैं। अम्मा के कूल्हे की हड्डी टूट गई है, बिस्तर पर पड़ी हैं। दादा अकेले क्या क्या करेंगे? क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि इस समय जाकर कुछ दिनों के लिए संभाल दें सब कुछ? शायद अम्मा का अहंकार कुछ पिघल जाए, शायद दादा भी आपकी कद्र समझे। प्लीज़ भाभी, इंसानियत के नाते ही सही। बस सविता, मैं भगवान नहीं हूँ। उस घर में तिल तिल कर मरी हूँ। आपके दादा को तो एक बार माफ़ भी कर सकती हूँ, लेकिन अम्मा को नहीं। बहुत झेला है मैंने और मेरे घाव कभी भर नहीं पाए। पहले डरती थी अम्मा से, फिर नफ़रत करने लगी। अब तो कोई भाव ही नहीं उपजते दीदी, फिर किस भावना से जाकर सेवा करूं? हाँ, रति को नहीं रोकूंगी। इसे अपने पापा या दादी के लिए जो कुछ भी करना है कर सकती है। एक बात अवश्य कहूँगी सविता दीदी कि चाची और मुझे जितना सताया है अम्मा ने, उसका कुछ अंश तो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। इंसान को अपने किए का फल किसी न किसी रूप में मिलता ही है। चाची की आहें व्यर्थ नहीं जाएंगी, चाहे हम और आप कितनी ही कोशिश कर लें। और नफरत का एक सैलाब था शोभना भाभी के मन में। सच, चाची की व्यथा तो कभी महसूस ही नहीं कर पाई। जब तक महसूस करने की उम्र हुई ब्याह दी गई, लेकिन शोभना भाभी ने कितना झेला है यह भी मुझे इतने समय बाद पता चला। और इतना सब मैंने झेला होता तो शायद टूट गई होती मैं, और शायद वही करती जो आज शोभना भाभी ने किया है, या शायद इतने दिन इंतज़ार भी नहीं करती। भाभी की कहानी सुनकर यही लगा कि वाकई औरत ही औरत की दुश्मन होती है। अगर भाभी सांस लेने के लिए वो घर छोड़ आई हैं तो शायद वे सही हैं। सुनने में सभी बातें सामान्य लग सकती हैं, लेकिन जो भोगता है वो उसका दर्द जानता है। इतना कुछ सुनने के बाद मेरा मन जैसे थम सा गया। घर में कितनी ही बातें सोचकर निकली थी, लेकिन अब सब कुछ जानने के बाद मैं निशब्द थी। अगले दिन वापसी का रिजर्वेशन था। आई थी तो कुछ तैश में, कुछ क्रोध में थी, लेकिन लौटते समय मन बेहद तरल था। सच, कितनी स्वार्थी थी मैं। हमेशा अम्मा की तरफ से ही सोचा, औरत होकर भी भाभी के मन को नहीं पढ़ पाई। आज जब समझ पाई तो लग रहा है कि सारे कलुष दूर हो गए। सच, घर गृहस्थी पति का कोई सुख नहीं जाना शोभना भाभी ने। उस छोटी सी उम्र में जब वे ब्याह कर आई होंगी तो उनके सारे सुनहरे सपने मेरी विजेता अम्मा के उग्र तेज की ज्वाला में जल गए होंगे। बहुत दिन सहा। आज बेटी इस लायक हुई कि माँ को उसके हिस्से का सुख दे सके, तो भाभी को पूरा हक है कि वह अपनी बची हुई जिंदगी सुख चैन से काटें। मैंने एक ननद के रिश्ते को भूल कर एक औरत के नाते, एक इंसान के नाते ईश्वर से प्रार्थना करी कि भाभी का शेष जीवन बिना किसी दुख के बीते, उनके हिस्से के सारे सुख उन्हें मिलें। तो यह थी आभा श्रीवास्तव जी द्वारा लिखित कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।